वेलकम दोस्तों। तो रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे, इधर 2-3 दिनों से क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे, उसकी वजह से क्लास नहीं आ पाए थे, तो उसके लिए सॉरी। पर जो हम अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे, अधिगम में हम अधिगम क्या होता है, कैसे होता है, अधिगम और शिक्षण में अंतर क्या है, शब्द किसने दिए थे, कथन वगैरह, और उसके बाद अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। और हमें जो बचा हुआ था पढ़ने को वो थी अधिगम की विशेषता। क्या पढ़ना था? अधिगम की विशेषता। अब सर विशेषता क्यों? देखिए, किसी को लगता है कि विशेषताएं बहुत ही उतना फोकस करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन आपको बता दूं, यदि आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे क्या पूरे के पूरे यदि लपेटने हैं, तो खासकर साइकोलॉजी के लिए मैं आपको बताऊं, तो आपको सिद्धांत पता होने चाहिए। सिद्धांत के नाम क्या है, इसको देने वाले जनक कौन है। पहला पॉइंट सिद्धांत, दूसरा पॉइंट उनके जनक कौन है, तीसरा पॉइंट जो भी चीजें उनकी क्या विशेषताएं। ये तीन चीज तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। उसके बाद बाकी जो बचते हैं, बुक वगैरह बचते हैं या कुछ वैसी चीजें आती हैं तो नॉर्मल होती है, आप समझ जाते हैं। पर ये तीन चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। सिद्धांत क्या है, उसके जनक कौन है, और साथ में उसकी विशेषताएं, क्योंकि विशेषताओं से भी क्वेश्चन बनते हैं। जिनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषता होती है, उनसे भी उनके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसे यदि बात करें कि अधिगम की विशेषता के बारे में, तो अधिगम की विशेषताएं भी पहला देखिए, अधिगम समायोजन है। देखिए, समझने वाला बात यह है कि विशेषताओं को रटिएगा कभी मत। आपको भी पता रहता है कि नहीं अधिगम द्वारा समायोजन किया जा सकता है, पर होता क्या है, जब पेपर में यही सब चीजें आती हैं, 3-4 ऑप्शन आते हैं, तो वहाँ पे आपका दिमाग पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव भरोसा करता है। जब अधिगम समायोजन है कि नहीं, यदि पूछ दिया कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और यदि उसमें लिखा कि अधिगम समायोजन है, तो आपका जो दिमाग होता है इसको पॉजिटिव ठहराने की जगह समायोजन है कि नहीं, समायोजन किससे करते हैं, एडजस्टमेंट को कहते हैं, समायोजन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप हर तरीके से तोलना क्या कर देते हैं शुरू। और वहां आपको लगता है कि नहीं यार, नहीं भी हो सकता है, नहीं पे आप ज्यादा फोकस कर जाते हैं। इसलिए यदि एक बार आप लिख लिए और उसे पढ़ लिए, तो आप पूरी तरह क्लियर रहते हैं कि नहीं अधिगम समायोजन है, तो वहां पे आपको डाउट नहीं होते, जिसकी वजह से गलती होने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए पता हो तभी लिख लीजिए, और लिखने के बाद अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि पता तो आपको रहेगा ही। एक सेकंड रुकिए, जब बैटरी मैं चेक कर लेता हूँ। दूसरा देखिए, देखिए एकदम नॉर्मल रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे, पर चीजें ऐसी रहेंगी जो डाउटफुल हो जाती हैं। जैसे अधिगम एक प्रक्रिया है। अभी आप लिखिए मत, बस ये सोचिए कि जो विशेषता लिख रहा हूं मैं वो सही है या गलत है, और सही है तो किस वजह से सही है, बस इस पे फोकस कीजिए। फिर दे दूंगा, लिख लीजिएगा। पर पहले इस पे फोकस करिए। मैंने लिखा अधिगम समायोजन है, कल पढ़ाया था कि अभिग्रहण अधिगम नहीं करना चाहिए। आप समझिए, सार्थक तरीके से समझिए, पहले तौलिए सही है कि गलत, उसके बाद। तो जिससे मैंने लिखा अधिगम समायोजन है, तो कैसे समायोजन हो सकता है कि नहीं है, अरे है तो कैसे हो सकता है, इसको कंफर्म करिए। अब जैसे मैंने लिखा अधिगम प्रक्रिया है, आप पहले अपने दिमाग में सोचिए, ठीक है चलिए, मान लिया कि नहीं आप लिख रहे हैं तो सही ही लिखेंगे, गलत थोड़ी ना बताएंगे। पर जो सबसे जरूरी चीज है कि अधिगम प्रक्रिया है, तो चलिए है तो कैसे है, इस बात को अपने दिमाग में उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि यही चीज जब आप सोचना शुरू कर देंगे तो फिर चीजें आपके पकड़ में आने लगती हैं, फिर आपको याद नहीं करना पड़ता, आप चीजों को समझ जाते हैं। अब जैसे लिखा गया कि अधिगम प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया कैसे है, प्रक्रिया का मतलब होता है पूरा एक प्रोसीजर होना चाहिए। एक झटके में चीजें नहीं होती। जैसे सब्जी भी बनाना है, तो सब्जी बनाने की पूरी क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सब्जी बनाने की भी एक क्या होती है, पूरी प्रक्रिया होती है। पहले कढ़ाई चढ़ाते हैं आग पे, तेल डालेंगे, फिर जीरा, फिर मिर्च, तो एक पूरी प्रक्रिया चलती है सब्जी बनाने की। ऐसा नहीं कि आप तोड़ के ला सब्जी बना बना आपने खा लिया, पूरी क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। रोटी बनाना, सब्जी बनाना, या किसी भी काम को करना है,
तो कोई भी चीज़ है, जैसे मोबाइल में मैसेज भी भेजना है तो उसकी भी एक क्या प्रोसीजर है, प्रक्रिया, और आप उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तब उसके बाद उन चीज़ों को आप कर पाते हैं। उसी तरह आपको अधिगम करता है, तो अधिगम भी में भी एक प्रक्रिया होती है कि आपको इन इन चीजों से गुजरना होगा, तभी आपको क्या हो पाएगा, सही तरीके से अधिगम। इसलिए बोला जाता है कि अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। तीसरा, अधिगम सतत चलती है। अब सतत का मतलब क्या होता है, अधिगम सतत चलती है, तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत शब्द का क्या मतलब होता है, लगातार। अब बिल्कुल कह रहा हूं, दिमाग में पहले पॉइंट रखा करिए। लिखने का वाला काम तो फिर कर लेंगे आप, वीडियो रोक के दोबारा भी रोक रोक के आप लिख लेंगे। फिलहाल में फ्लो के साथ चलिए। जैसे लिखा अधिगम सतत चलती है, तो क्या, अब देखिए यही कंफ्यूजन होता है। यदि पेपर में ये लाइन लिखा रहता तो आप जानते हैं क्या सोचते हैं, तो ज्यादातर बच्चे बच्चे क्या, कभी जब हम भी पेपर देते थे तो होता था कि सामना इन्हीं सब चीजों से होता है कि आप पढ़े होते हैं, अधिगम को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, नो डाउट, कोई डाउट नहीं कि अधिगम को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सारी चीजों को पढ़ा है, पर वो छोटी चीजें जो पेपर में पूछ दी जाती हैं और वहीं पे आपको क्लियर डाउट भरना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, और वही डाउट आपको परेशान करते हैं जो आपके नंबर काटते हैं। जैसे सोचिए कि यदि पेपर में 3-4 ऑप्शन में लिखा है कि अधिगम सतत चलता है, अब वहां पे होगा क्या कि आप सोचना शुरू कर, अधिगम सतत चलता है, विकास तो सतत चलता है, हम पढ़ाई करते हैं 11-12, फिर 2 महीने की छुट्टी हो जाती है, 2 महीने की छुट्टी के बाद फिर हम बीए करेंगे, बीए करने और फिर छुट्टी हो गई, हम कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं, सारी पढ़ाई खत्म हो गई, हम नौकरी करने लगे, तो हम कौन सा अधिगम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके दिमाग में उठना शुरू होता है। आपका एक दिमाग बोलेगा अरे यार अधिगम तो हमेशा जिंदगी भर सीखते हैं ना, दूसरा बोलेगा अरे वो सीखना अलग हो सकता है, या पढ़ाई लिखाई वाली बात है, साइकोलॉजी चल रही है कि बच्चों को पढ़ाने के ऊपर बात चल रही है, तो यहाँ पे अलग अधिगम हो सकता है। बस यही सब कंफ्यूजन आपको डरा देते हैं। इसे कहता हूँ बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बात यह है कि एग्जाम में मेंटली आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। हर चीज देखिए, हमेशा अभी आप पढ़ेंगे जब बुद्धि तो वहां आएगा कि ये सब चीजें सिर्फ आपको पास नहीं करवाती। पढ़ के बहुत बच्चे जाते हैं, आप बहुत से सुनोगे कि पढ़ के गए थे लेकिन क्वेश्चन गलत हो गए, चीजों में आपने गलती कर दिया, हर एक चीज के बारे में आप पढ़ते रहते हैं। तो बात सिर्फ इतनी नहीं होती कि सिर्फ यही सब चीजें होती हैं, बात ये होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी चीज को हैंडल कैसे करते हैं। क्लास में प्रैक्टिस सेट मारे 100 में 80, पेपर में गए तो पता चला 100 में 50 पे लटक गए। तो बात ये होता है कि आखिर होता क्यों है, वो गैप आ कहाँ जाता है, 30 नंबर 25 नंबर कहाँ चले जाते हैं। क्लास में मारते हैं, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, मारे जा रहे हैं। वहां गए को जहां भी इंस्टीट्यूट वगैरह है जो भी है, इंस्टीट्यूट के बाहर आप खड़े होते हैं, खड़े होते ही आपको प्रेशर शुरू हो जाता है। अब इंस्टीट्यूट तो छोड़िए, कल पेपर है, आज एडमिट कार्ड हाथ में, रात में नींद नहीं आएगी, नींद आया सुबह उठे, और सुबह यदि 8-9 बजे का पेपर है तो खाना भूख लग ही नहीं रहा है, रात में खाना खाए तो भूखे प्यासे पहुंचे सेंटर पे, और सेंटर पहुंचेंगे 2 घंटे पहले, और 2 घंटे पहले पहुंचेंगे तो वहां भी सेंटर पे भोजन करना ही नहीं है, खाना खाना ही नहीं है, क्यों, कोई ला के देगा खा लो, नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगा। इतना टेंशन हो जाएगा कि आपको भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगेगी, और जब भूख प्यास नहीं लगेगा तब वहां भी खाना नहीं खाते, वहां भी टेंशन में आप खड़े हैं सेंटर के बाहर, 1 घंटे से 2 घंटे से आप देखे होंगे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते हैं बच्चे, जाहिर बात है कि लेट ना हो इसकी वजह से। अब उस सेंटर को देख देख के टेंशन में है, बस यही तो आखिरी परीक्षा है, इसी के लिए तो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। अब वो सारी चीजें आपको प्रेशर में डालना शुरू करती हैं। और याद रखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप टेंशन लेते हैं, तो माइंड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता धीमी पड़ जाती है। हमेशा जानते रहिए, जब आप टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो बस समझिए कि वही चिंता करना शुरू करेंगे ना, तो वहां पे आपका माइंड, स्ट्रेस लेते ही आपका माइंड ब्लॉक होने लगते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता गड़बड़ हो जाएगी, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि आप स्ट्रेस लेते हैं ये नेगेटिव चीज़ को सोच के, और उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा। अचेतन मन है, उसको मजा आ रहा है तो मजा आएगा ही, तो देखिए वो आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देगा, आपको माइंड ब्लॉक होना शुरू होता है, सोचने समझने की क्षमता कम। पेपर में गए, ऑप्शन देखे, लग रहा है कि नहीं लग रहा, पता चला पहला पेपर क्वेश्चन ही नहीं है, पहला क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में है, बस लगा दिए टिक, दूसरा भी नहीं आया, हो सकता है 30 में वही 2 नहीं आ रहे थे, बाकी 28 आते हो आपको, लेकिन जब वो 2 क्वेश्चन आपसे नहीं लगते तो आप देखते कि मेंटली एक प्रेशर बन जाता है। तो यही वो सब चीजें होती है जिसको आपको हैंडल करना होता है, पहले से उसके बारे में सोचना होता है कि नहीं, यदि ऐसा हुआ तो मैं किस तरह से हैंडल करूंगा, पेपर में जाऊंगा तो किस तरीके से हमको सही से ना, खाना ठूस के जाइए,
पेपर के क्लास कोच इंस्टीट्यूट के बाहर भी जाइए तो भर पेट खाना खाइए। जब से शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो पेपर आप काहे देंगे? इस दिमाग को भी चलाने के लिए तो ऊर्जा की जरूरत है। भूखे प्यासे गए हैं, 2 घंटा खड़े खड़े बाहर थकाए पड़े हैं शरीर को, तो कहाँ से दिमाग काम करेगा? इसलिए भूखे प्यासे नहीं जाया जाता। वहां भी जाइए, वहां भी 200-300 का खा ही जाइए, बल्कि मांग के खा लीजिए कि नहीं पापा आज हमको ये चीज खाना है, खिलाइए, ताकि दिमाग भी सही रहे, ऊर्जा भी बनी रहे शरीर में, तभी तो लड़ पाएंगे उस चीजों से। तो देखिए, अधिगम सतत चलता मतलब लगातार। जीवन में चाहे आपके साथ सही हो चाहे गलत हो, हमेशा बोला हूँ साइकोलॉजी को सिर्फ शिक्षा से मत जोड़िए कि नहीं हम लोग सिर्फ शिक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, कॉपी किताब बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, सिर्फ उसके बारे में बात हो रही। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अधिगम के बारे में मैंने बोला साइकोलॉजी पूरी जो आपके जीवन की प्रक्रिया हर चीजों से जुड़ती है। तो देखिए, अधिगम मतलब कि सीखना, और सीखने का काम आपको पता है कि लाइफ टाइम चलता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आप फेल होते हैं पास होते हैं, चाहे कुछ भी हो, हर समय आप कुछ ना कुछ चीजों के बारे में सीखते हैं। आप रास्ते पे जा रहे हैं, बगल वाला कोई लाइन बोल दिया, डायलॉग बोल दिया, आपने लगा अरे यार डायलॉग बड़ा कूल है, आपने उसको भी सीख लिया कि अब कोई हमको बोलेगा तो हम यही डायलॉग मारेंगे। मूवी देखने गए, वहां 4 लाइन सीखे, कोई इमोशनल सीन आ गया तो आपने वहां भी रोना शुरू कर दिया, वहां से भी आपका मेंटली सीख लिया कि नहीं ऐसा भी सिचुएशन होता है तो क्या करना है। तो ये सारी वो चीजें होती है जो आप अधिगम करते हैं, और ये सतत चलता है, लगातार चलता है, मतलब हर एक सेकेंड आप कुछ न कुछ चीजों के बारे में सीखते जरूर हैं। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? सतत चलती है, लगातार चलती है। जब लगातार चलेगी तो जाहिर सी बात है जीवन पर्यंत तो चलेगी ही। तो अधिगम जब लगातार चली तो पूरी लाइफ चलेगी ना। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, जाहिर सी बात है लाइफ टाइम आप सीखेंगे। मृत्यु सैया पे पड़े भी रहेंगे, बोलते हैं ना जब मरने के समय आदमी झूठ नहीं बोलता है, जब मृत्यु सैया पे आप पड़े रहेंगे तब भी आप सोचेंगे कि नहीं पूरी, कहते हैं कि जीवन की हिस्ट्री आपके सामने, पूरी लाइफ की हिस्ट्री घूम जाती है। फिर आप बोलते हैं अरे ये सब पैसा नौकरी सब मोह माया था, ज़्यादा फोकस रिश्तों पे करना चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ लगता है कि नहीं, जो समय हमको बिताना चाहिए हम नहीं बिता पाए, हम ज़्यादा पैसों के पीछे भागे। बोल रहे अनुभव होता है, वहाँ भी आप सीख जाते हैं अपने अनुभव से भी। तो वो होता है कि अधिगम कैसे चलते हैं? जीवन पर्यंत, आखिरी सांस तक आपको सिखाता रहेगा। आपका लाइफ, आपका जीवन आखिरी सांस तक आपको अधिगम कराता है, लास्ट टाइम तक, जब तक आखिरी सांस निकल ना जाए तब तक आपको क्या होता रहता है? अधिगम। तो अधिगम कैसी चलती है? जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम सदैव उद्देश्य पूर्ण होता है। बस समझ लीजिए कि मैं जानता हूं आपको सारी लाइन आ रही होगी, लग रहा होगा कि सारी वैसे चीजें मुझे भी पता है, पर यही होता है कि ये वो सबसे हल्के चीजें जो पेपर में लगते हैं कि बहुत टफ हो गए हैं, एक बार सुन लिए फोकस बन जाता है कि नहीं, ऐसा होता है। याद करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस बताते जा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना जाए, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, अक्सर एग्जाम में मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, कि कैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपको मेंटली हैंडल कैसे करना है। पेपर में जा रहे हैं पता चला 1 बोतल पानी भी लेके जा रहे हैं, मतलब आपको पहले से पता है कि पेपर में जाएंगे तो आपको प्यास लगना ही लगना है, तो मतलब 1 बोतल जो पानी ले गया तो उसको मालूम है कि उसको प्यास लगेगा ही लगेगा। अब खुद ही सोच के देखिए कि आप 1 बोतल पानी लेके गए हैं और क्लास में क्या बाकी बच्चों को प्यास नहीं लगता है? अब ज्यादा नमक खा के आए कि प्यास लग रहा है, नहीं तो हम तो खा ही के नहीं आए। तो वही होता है कि आप पहले से मेंटली उन सभी चीजों को आप लेना, दिमाग पे स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अधिगम सदैव कैसा होता है? उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण मतलब यदि किसी चीज का कोई उद्देश्य हो ही ना तो आप सीखेंगे नहीं। जैसे उदाहरण लें कि आप रास्ते पे जा रहे थे, फला आदमी ने कोई डायलॉग डायलॉग मार दिया, अब डायलॉग मारा तो आपको लगा कि ये उद्देश्यपूर्ण है, बहुत कूल है, उद्देश्यपूर्ण है, तब आप उन चीजों के बारे में सीखते हैं। पर यदि आपको लगेगा नहीं ये तो फालतू उद्देश्यपूर्ण नहीं है, तो आप उस चीज के बारे में नहीं सीखेंगे। तो इसलिए हमेशा अधिगम जो होगा उद्देश्यपूर्ण होता है। यदि आप किसी सब्जेक्ट, किसी विषय को पढ़ रहे हैं, यदि उसका उद्देश्य आपको पता है, तब तो वो चीजों का अधिगम होगा, चीजों को सीखेगा, क्योंकि आपको मालूम है इसका उद्देश्य कहाँ है, इसको कैसे यूज करना है। पर यदि उस चीज का उद्देश्य ही ना पता हो तो सीखने में क्या होती है? कठिनाई। और ये चीज आप क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि यदि कल के डेट में आप गणित भी पढ़ाना शुरू करना चाहते हैं, विज्ञान या कोई विषय को पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाते समय सबसे जरूरी चीज होती है कि बच्चों को उद्देश्य पता होना चाहिए। अब मैथ का टीचर गया, अब शुरू किया पढ़ाना क्या? परसेंटेज। पहला दिन यदि टीचर गया परसेंटेज पढ़ाने तो शुरू कर देगा सीधे फार्मूला से, 1/5 को प्रतिशत में बोलो, प्रतिशत को बटे में बदलो, यही काम शुरू हो जाता है।
और सभी इससे गुजरे हैं, लेकिन बोला ये जाता है पहले प्रेशर बताइए तो है क्या ये, इसका जीवन में प्रयोग कहाँ होता है, किन किन चीजों में इसका हम यूज करते हैं, कहाँ इनका यूज होता है। कपड़ा खरीदने जाते हैं, लिखा रहता है 50% का ऑफ है, 35% का ऑफ है, 15% का सेल लगा हुआ है। ये सारी चीजें जो लिखी रहती है आप उसको जोड़िए पहले। पहले जब आप बता देंगे कि उद्देश्य होता क्या है, तब वो बच्चा जानेगा कि इन चीजों का प्रयोग कहाँ है, तब उसका इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ लेने तो जाते हैं, बोलता है कि भैया 25% का ऑफ है, और हम कभी कैलकुलेट नहीं करते, जितना हम दे देता है भैया 25% ऑफ कर दिए हैं, कभी कैलकुलेट करते हैं नहीं, लेके आ जाते हैं। तो अगली बार से यही होता है कि जब भी आप किसी टॉपिक या सब्जेक्ट को शुरू करते हैं तो हमेशा बच्चों को उनके उद्देश्य पता होने चाहिए। टेक्नोमेट्री पढ़े हैं 9-10, कहीं ना कहीं हमला आप पे हुआ होगा टेक्नोमेट्री का, लिख के देता हूँ, आधे ज्यादा लोग को नहीं पता होगा टेक्नोमेट्री का उद्देश्य क्या है, यूज कहाँ होता है, प्रयोग कहाँ होता है। ऐसा नहीं कि आधे से ज्यादा 9-10 में खुद हमें नहीं पता था टेक्नोमेट्री किस बला का नाम है और यूज करते कहाँ है। लगता है साइंस कॉस बनाया किसने, क्योंकि मतलब भी है इस साइंस कॉस का, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं टेक्नोमेट्री बहुत ही अहम चीज है और बहुत ही अच्छी रोल अदा करती है किसी चीज को मापने में, डिस्टेंस पता करने में, एंगल पता करने में। ये सारी चीजें जब आपको बाद में जो पता चले, यदि लगता था कि नहीं उस समय पता रहे तो उसको लाइफ से जोड़ा जा सकता था। पहला दिन आए टेक्नोमेट्री में, लिखो पाइथागोरस का प्रमेय, 90 डिग्री एंगल बनाओ, लिखो साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का ट्रिक। तो वही होता है कि चीजों के उद्देश्य पता होने जरूरी है। फिजिक्स पढ़ रहा है, पता ही नहीं फिजिक्स में उद्देश्य है क्या, इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुआ, ग्रेविटी शुरू हुआ, मैग्नेटिज्म शुरू हुआ, ऑप्टिकल शुरू हो जाते हैं चैप्टर, लेकिन बच्चों को मालूम नहीं कर कि चीज जुड़े क्यों, उसको भी लगता है ये फालतू पढ़ने कोई मतलब का चीज है, बस पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। उसका बस एक ही चीज मालूम होता है पेपर पास करना है, और जब पेपर पास करना होता है ना, पास हो सकते हैं आप नो डाउट, पर वो अधिगम नहीं कर पाएंगे जीवन में, उस जगह उस चीज का उपयोग नहीं कर पाएंगे जो बच्चा ये जानता है कि इसका प्रयोग कहाँ है, यूज कहाँ करना है, कैसे यूज करते हैं। वो अलग लेवल की पढ़ाई हो जाती है। और जो बोलते हैं ना सफलता, उसकी सफलता इसकी सफलता में बहुत अंतर हो जाता है। तो इसीलिए अधिगम सदैव कैसा होना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण होता है। हमेशा अधिगम के पीछे उद्देश्य छिपा होता है, बिना उद्देश्य के अधिगम होगा ही नहीं। इसलिए एज ए टीचर जब आप पढ़ाने जाइएगा तो भले से प्रतिशत के ऊपर एक दिन आपको लेक्चर देना पड़ जाए, पर दीजिएगा, अगले दिन प्रतिशत शुरू करिएगा, क्योंकि पहली बात है कि बच्चों को उस सब्जेक्ट से जोड़ना। जब वो उससे जुड़ता है, उद्देश्य पता होता है, कोई भी चीज पता होती है, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, रुचि जिज्ञासा बढ़ती है। आप पढ़ते हैं शिक्षण में कि उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, नहीं कल इसको पढ़ना है, कल इसके बारे में जानना है। तो उसको उद्देश्य से जब आप जोड़ते हैं तब जाकर उसको क्या हो पाएगा, अधिगम, नहीं तो फिर रटन तो विद्या। तो अधिगम कैसा होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है। अगला कितना लिखे थे नंबर 5 6, अधिगम समस्या समाधान है। अब ये पेपर में लिखता ना तो आधे लोग को लगता है कि नहीं कुछ भी हो सकता है, वहां का प्रेशर ही अलग होता है। देखिए अधिगम समस्या समाधान है। अब समस्या समाधान कैसे है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब आप कुछ ना कुछ नया चीज सीखते हैं। बोला जाता है ना कि लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होता है, जब उस आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज सीखते हैं। आप अपने लाइफ में जो नॉलेज है उसमें एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। जो ना कि लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है, कई चीजें आती हैं, तो प्रॉब्लम आना भी बहुत जरूरी चीज है। ऐसा थोड़ी ना कि समस्याएं बहुत बुरी, समस्याएं सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जब तक समस्या आएगी नहीं तब तक आप उसको सॉल्व करेंगे नहीं, और जब तक सॉल्व करेंगे नहीं तब तक आप कोई नई चीज सीखेंगे नहीं। बस जान लीजिए कि जब आपके लाइफ में समस्या आती है और जब आप उस समस्या से बाहर निकलते हैं, याद करिए कि अनुभव क्या होगा कि जब समस्या आती है तो बहुत भारी लगती है, लेकिन जब आप उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं तो वो समस्या आपके लिए बहुत छोटी हो जाती है। क्यों छोटी हो जाती है, क्योंकि जब आप शुरू में आपके सामने समस्या आई, देखिए मान लीजिए समस्या है, शुरू में आप छोटे होते हैं क्योंकि आपका नॉलेज छोटा होता है और समस्या क्या होती है, बड़ी। लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करते हैं आपका नॉलेज इतना बढ़ जाता है कि आप बड़े हो जाते हैं और समस्या क्या हो जाती है, छोटी। इसलिए समस्या का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए यदि हम करें 50 का भीड़ हो, और 50 के भीड़ में 50 को एक ही तरह की समस्या आ गई, हो सकता है 50 भीड़ में 40 उस समस्या को ना करें, सॉल्व ना करें, छोड़ के चले जाएं, हार मान ले। लेकिन 40 में जो 10 हैं उस समस्या से लड़े,
और लड़ने के बाद जरूरी नहीं कि हल हो चाहे ना हो, वो कोशिश करते हैं, लड़ते हैं। अब कोशिश करने के बाद चाहे वो जीते या हारे, हल हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज कॉमन है कि वो सीखेगा जरूर। जो समस्या को कोशिश ही नहीं करते ना, वो कुछ नहीं सीख पाते। जब समस्याएं आती हैं, आपका काम है कोशिश करना, सॉल्व होगा या नहीं होगा, लेकिन एक चीज जो कॉमन चीज है, आप उससे सीखते हैं जरूर। और जैसे ही आपने उस नॉलेज को लिया, सीखा, तो उस जो 40 लोगों ने उन समस्याओं को छोड़ दिया था ना, आप उससे एक कदम लाइफ में क्या हो जाते हैं, आगे। यही चीज है, वही बोला गया, अधिगम क्या है, समस्या समाधान। जब जब आप समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि हल होगा तभी आप सीखेंगे, चाहे हल हो या ना हो, बस आप समस्या के समाधान ढूंढने की या उसे करने की कोशिश करते हैं, समाधान करने की, तब तब आपको क्या होता है, अधिगम। तब तब आप अपने लाइफ में एक कदम कहां बढ़ते हैं, आगे की ओर। 7वां नंबर, अधिगम में स्थानांतरण होता है। अधिगम में क्या, अधिगम का स्थानांतरण होता है। अब लीजिए इस बात को भी, क्या अधिगम का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मतलब अधिगम एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जाने का मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं, आपके पास जा रही है, जिसको अधिगम का स्थानांतरण बोलेंगे। ये चीज नहीं, ये अधिगम का स्थानांतरण टॉपिक आएगा इसके बाद। अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है कि आपने हिंदी में जो नॉलेज लिया है, उसका यूज आप फिजिक्स में भी करते हैं। आपने मैथ में जो सीखा है, उसका यूज आप फिजिक्स में भी करते हैं। ये होता है अधिगम का स्थानांतरण। मतलब एक सब्जेक्ट में सीखी गई कोई चीज, एक विषय में सीखा हुआ कोई ज्ञान, जब आपके दूसरे विषय को सीखने में क्या करें, मदद, वो होता है अधिगम का स्थानांतरण। जैसे कि विषय का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, और जब आप मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाने वाला नॉलेज मोटरसाइकिल चलाने में आपके क्या करता है, मदद करता है। तो इसे बोला जाता है अधिगम का स्थानांतरण। तो वही कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान, और विषय कुछ भी हो सकता है, लाइफ में बहुत चीज सीखते हैं, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कॉपी किताब तक मत सीमित रहिए। थोड़ा ब्रॉड सोचिए, व्यापक तरीके से इसको समझिए। तो एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे विषय में आपकी मदद करे, तो उसे बोला जाता है अधिगम का स्थानांतरण। तो अधिगम का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। 8वां, अधिगम बहुआयामी होता है। बहुआयामिक मतलब, आयाम का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब मैथ वगैरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है, निशांक जानते हैं, उसमें आता है ना, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है। कुछ चीज़ें 2D में, 2 डायमेंशन में, कुछ चीज़ें 3D होती है, जिसको आयाम बोलते हैं। वही आयाम का मतलब कि जो अलग अलग डायमेंशन या अलग अलग आयामों में आपको आप होते हैं, तब देखिए। तो अधिगम बहुआयामिक होने का मतलब ये थोड़ी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होता है। मतलब जब आप अधिगम करते हैं, तो आपका संज्ञानात्मक विज्ञान होगा, आपके संवेगों का भी विकास हो सकता है, आपके नैतिकता का भी विकास होता है, आपके सामाजिकता का भी, सामाजिकरण भी होता है। तो अधिगम जरूरी नहीं कि एक ही तरफ हो, अधिगम का मतलब बहुआयामी होना। मतलब कि यदि आप एक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप सारा चीज उसको बता दिए, बस सही है, यही मेरा काम है। नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान देना जरूरी नहीं है। जब आप एनसीएफ वगैरह पढ़ते हैं, तब भी वो बोलता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, उसको नैतिकता सिखाइए, उसके संवेगों को विकास करिए, को कैसे स्ट्रेस हैंडल करे, कैसे चीजों के बारे में समझे, कैसे मैनेज करे चीजों को। उसको सामाजिक अर्थ सिखाइए, समाज के बारे में सिखाइए, उसके अंदर नैतिकता सिखाइए कि नैतिकता क्या होती है, कैसे आती है। तो इन बोलते हैं ना, चौमुखी विकास करना, मतलब कि बच्चे के अंदर जो भी चीजें, हर चीज में उसका क्या विकास करना, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिकरण हो, उसके अंदर सृजनशीलता लाइए। हर एक काम एक टीचर का होता है। बच्चा खुद नहीं सीखता, हर एक काम किसका होता है, टीचर का होता है। और वो आपको करना ही क्या करेगा, पड़ेगा। तो वही होता है कि अधिगम बहुआयामी होता है, कई डायमेंशंस में होते हैं। ऐसा नहीं कि अधिगम को मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान दे देना, इसको सिखा दिया तो बस हो गया आपको अधिगम, ये नहीं होता। अधिगम क्या होता है, बहुआयामी होता है। इस बात को समझ गए होंगे, अधिगम बहुआयामी होता है। अधिगम लक्ष्योन्मुख होता है। लक्ष्यो अधिगम लक्ष्यो उन्मुख होता है। मात्रा लगा लीजिएगा अपने से। अधिगम लक्ष्य उन्मुख होता है, मतलब कि जब भी आप किसी चीज के बारे में सीखते हैं, तो उसका एक डायरेक्शन होता है कि हम इस चीज के बारे में सीख रहे हैं।
यदि आप सब्जी बनाना सीख रहे हैं तो आप सब्जी बनाते समय फिजिक्स नहीं सीखेंगे। उस समय अधिगम का डायरेक्शन सीधा बात है कि क्या सीख रहे हैं, सब्जी बनाना। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उस समय आप हिंदी नहीं सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सीधा डायरेक्शन का अधिगम सीधा फोकस करता है कि नहीं हमको इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हम इसके बारे में इस समय सीख रहे हैं। तो हमेशा अधिगम क्या होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है। अधिगम की जो डायरेक्शन होती है अपने लक्ष्य की तरफ होती है। यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स ही सीखेंगे, उसका डायरेक्शन घूम के हिंदी आप नहीं सीख लेंगे। तो ये होता है कि अधिगम क्या होता है, लक्ष्य उन्मुख होता है। 10वां, अधिगम, ये बहुत जरूरी है, रट्टा मारने से अलग है। ये बहुत जरूरी चीज है, और खासकर आप लोग के लिए। क्या रट्टा मारना ही अधिगम है? नहीं, अधिगम अलग चीज है और रट्टा मारना अलग चीज है। तो अधिगम रट्टा मारने से क्या है, अलग है। कम से कम पढ़ रहे हैं तो इसको आजमाइए भी अपने जीवन में, तो ट्राई कीजिए कि कैसे हम लोग रट्टा ही मारते रह जा रहे हैं और कैसे हम अधिगम करें सही तरीके से। चीज़ों को समझिए कि कैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, अधिगम में कैसे होता है, तो उसे जीवन में लाने की कोशिश करिए। जीवन में क्या, अपने तरीकों में बदलाव कीजिए कि नहीं हमेशा रट्टा मत मारिए। अभी टाइम है, सोचिए कि नहीं इसको रट्टा नहीं मारेंगे, इसको समझेंगे, अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब चीज़ें परिवर्तित होती हैं तो प्रॉब्लम होता है, पर एक बार जब बदल जाएगी तो चीज़ें आपके लिए आसान बन जाएगी। तो वही है कि रट्टा मारने से अधिगम पे आने पर थोड़ा आपको होगा प्रॉब्लम, पर जब एक बार आप बदल जाते हैं अधिगम में, फिर आपके लिए हर चीज़ें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो अधिगम रट्टा मारने से क्या है, बिल्कुल अलग है। अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है। अब तो एक नया आ गया निरौपचारिक, ऑनलाइन वाला, इस सब के बारे में पढ़ेंगे शिक्षण में। अधिगम औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों होता है। औपचारिक मतलब अधिगम स्कूल में भी होता है और स्कूल के चार दीवारी के बाहर भी, सीधी बात है। औपचारिक मतलब जहाँ स्कूल के अंदर, जहाँ समय लिमिट होते हैं, 40 मिनट की घंटी चलेगी, सिलेबस फिक्स होता है, टीचर फिक्स होता है, सारी चीजें क्या होती है, फिक्स होती है, वो चीजें औपचारिक कहलाती है। अनौपचारिक जहाँ समय नहीं फिक्स है कि आप कब अधिगम कर लेंगे, सिलेबस नहीं फिक्स है आप किस चीज का अधिगम कर लेंगे। जैसे औपचारिक उदाहरण ले तो आप स्कूल के अंदर जाते हैं, आपको मालूम पहला घंटे हिंदी के, जिसमें हम लोग हिंदी ही सीखेंगे और 40 मिनट तक क्या सीखेंगे, हिंदी। तो वो एक अधिगम होता है औपचारिक। अनौपचारिक क्या होता है, आप रोड पे जा रहे हैं फूल तोड़े, आपको पता भी नहीं क्या सिलेबस क्या है, चट से लगेगा पीछे में, फूल तोड़ना मना है ना यहाँ पे बाग में, बगीचे में, आप रोड पे जा रहे थे तो फेंक के पत्थर रोड लाइट तोड़ दिए, चट से पता जब पीछे उसके बजाय, ये सब करता है। रोड लाइट तोड़ना क्या मना है ना, ये सब सीखा है तुम। तो आपको सिलेबस नहीं पता होता कि आप किस तरीके से सीख जाएंगे, कैसे सीख जाएंगे और कब कहाँ क्या सीख जाएंगे। जो समाज में सीखते वो कौन सा होता है, अनौपचारिक। तो अधिगम औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक दोनों होता है। कौन सा नंबर चल रहा था, 11, 12 और लिखिए। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। तो अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, जाहिर सी बात है। चोरी करना सीखना भी सीखना है, और ना चोरी करना सीखना भी क्या है, सीखना है। यदि कोई चोरी करना भी सीख रहा है तो सीख तो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, अधिगम। और यदि आप नहीं सीख रहे, आप पढ़ाई लिखाई सीख रहे हैं, मैथ सीख रहे हैं, तो वो भी सीखना क्या है, सीखना। तो मैथ सीख रहे हैं सकारात्मक तरीके से चीजें सीख रहे हैं, और यदि आप चोरी करना ये सारी चीजें सीख रहे हैं, गलत चीजें, तो कैसा अधिगम है, नकारात्मक अधिगम है। लेकिन क्या है, अधिगम है तो सकारात्मक भी हो सकता है और अधिगम नकारात्मक भी हो सकता है। 13वां, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बिल्कुल सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करिएगा आप लोग। क्या अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, कि जब भी आप अधिगम करें जरूरी नहीं कि आप कोई हमेशा नया ही चीज सीखे। जैसे देखिए,
हो सकता है कि मैक्सिमम केस में ये होता है कि आप जब भी कोई चीज सीखते हैं तो हमेशा कोई नया चीज सीखते हैं, ठीक है चलिए, नवीन होता है, लेकिन सदैव नहीं, मतलब कि नवीन होता है अधिगम, पर हमेशा अधिगम नवीन नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है, हमेशा सुनते हैं चोरी करना गलत बात है, लेकिन अचेतन मन की बात है भाई, कमित इच्छा थी, निकल गई बाहर। अब निकल गई बाहर तो कहा कि भाई बहुत खुशी आनंद मिलेगा, आप बहकावे में आ गए, चेतन मन की बात आप सुने नहीं, और आपने क्या कर लिया, चोरी कर लिया। और जब आप पकड़ाए तो हुई जम कर क्या, कुटाई। और जब कुटाई हुई तो आपको दोबारा से फिर वही अधिगम होगा कि चोरी करना क्या है, गलत है, लेकिन वो नवीन नहीं है, क्योंकि चोरी करने के पहले भी पता था चोरी करना गलत बात है, चोरी करने के बाद जब पिटाई हुई, पिटाई के बाद भी आपको पता क्या चला कि चोरी करना क्या है, गलत बात है। पहले भी वही चीज था, वही ज्ञान आपको फिर दोबारा होता है कि नहीं, चोरी करना गलत बात है सही में। तो वो चीजें कहलाती है कि अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। कभी कभी हम पुरानी चीजों को क्या दोबारा सीखते हैं, तो वही अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। चौथा, अधिगम स्वाभाविक नहीं होता। अधिगम स्वाभाविक नहीं होता, अर्थात सबसे बड़ी चीज है, अधिगम स्वाभाविक नहीं होता, अर्थात ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठे और आपको एकाएक स्वाभाविक रूप से आपको फिजिक्स आ गया। स्वाभाविक का मतलब है कि बस चलते चलते आपको फिजिक्स आ जाए, चलते चलते मैथ आ जाए, कोई भी चीज स्वाभाविक नहीं होता। मतलब अधिगम के लिए आपको एक स्वाभाविक नहीं होता, मतलब क्या होता है, अधिगम एक प्रक्रिया, आप पढ़े ना, पूरा एक प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है, तब जाके आपको अधिगम होता है। ऐसा नहीं कि आपको अपने आप अधिगम हो जाएगा, आपका उद्देश्य पूर्ण होना जरूरी है, आपका उसके लिए प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है, तब जाके आपको चीजों का क्या होता है, अधिगम होता है। तो अधिगम हमेशा स्वाभाविक नहीं होता है, हमेशा नहीं, अधिगम स्वाभाविक होता ही नहीं है। यदि कहीं लिखा रहेगा अधिगम स्वाभाविक होता है या कभी कभी स्वाभाविक होता है, सब गलत है। अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है, इस चीज को लिखेगा, अधिगम स्वाभाविक नहीं होता है। जब पूछ दे कि अधिगम, अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है चलिए, लेकिन कैसे प्रक्रिया है, अधिगम चेतन या मानसिक प्रक्रिया है, या मानसिक की जगह लिख सकता है संज्ञानात्मक भी, मानसिक को बोलते हैं संज्ञानात्मक। अधिगम चेतन या मानसिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ये दिमाग से, आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। अधिगम चेतन, मानसिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई बताना जरूरी है, तो अब इसी ऐसे भी समझ गए होंगे। अधिगम क्रियाशीलता का परिणाम है, अधिगम क्रियाशीलता का परिणाम है। जाहिर सी बात है, जब से आप क्रियाशील नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, आपको अधिगम होगा ही नहीं, मतलब सोए सोए तो अधिगम नहीं है होने वाला है। तो आपको यदि कोई भी चीज सीखना है तो उसके लिए एक्टिव होना आपका क्या है, जरूरी है। अधिगम क्रियाशीलता का परिणाम है। और लिख सकते हैं, अधिगम सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक, सार्व मतलब सभी जगह, भौमिक मतलब भूमि पर, जमीन पर, मतलब पूरी धरती पर अधिगम सार्वभौमिक है। हर कोई सीखता है, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, हर एक चीज हमेशा अधिगम करते रहते हैं, जो भी जीव जंतु हैं, और सार्वभौमिक है, हर किसी में, हर जगह, सभी के अंदर पाया जाता है अधिगम। एक और लिख सकते हैं, सर 18 नंबर में भी, अधिगम में, अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम से क्या होता है, आपका सर्वांगीण विकास होता है। सिर्फ किताब पढ़ा के गणित में इंटेलिजेंट बना देना अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम का मतलब होता है गणित का प्रयोग भी पता होना चाहिए, उसको नैतिकता भी आनी चाहिए, उसके सामाजिकरण, हर एक पहलू को जब आप देखते हैं तब जाकर अधिगम कहलाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने गणित पढ़ाया और कह देंगे हमने अधिगम करा दिया तो अधिगम में नहीं गिना जाएगा। तो अधिगम क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है अधिगम में, अधिगम से सर्वांगीण विकास होता है। तो इतनी विशेषता आपने पढ़ा, तो इससे आपके जो मैक्सिमम डाउट वाली विशेषताएं सारे मैंने लिखवा दिया हूँ। और रटना नहीं है, चीज़ों को समझिए, समझ के यहाँ रखिए, वो ज़्यादा बेटर चीज़ है, क्योंकि अधिगम पढ़ने, अधिगम का कुछ तो फॉलो कीजिए। अब आते हैं अधिगम में
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को कौन कौन से कारक है जो उन्हें प्रभावित करते हैं? विकास और वृद्धि पढ़े थे, वहां बताया था कारक के बारे में कि वो फैक्टर्स होते हैं। हर वो चीज जो अधिगम पे नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है, सकारात्मक, अधिगम को कम भी कर सकती है, ज्यादा भी कर सकती है, चाहे किसी भी तरीके से हो, वो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहलाते हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें जो अधिगम को प्रभावित करती हैं, वो अधिगम को प्रभावित करने वाले क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको मालूम है कि हर चीज अधिगम को प्रभावित करती है, चाहे आपके संवेग हो। सबसे पहले मैं इसी बात को लेना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज है। तो इसलिए नहीं कि आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए क्योंकि आपको ये समझाने के लिए कि संवेग सबसे अहम चीज है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। पेपर से पहले उठा हुआ स्ट्रेस, पेपर जाने से पहले ही दिमाग में कई नकारात्मक बातों का आना कि पेपर टफ हो सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा, ये टॉपिक छूटा है तो वो टॉपिक छूटा है, फलाना ठिकाना दुनिया भर का जितना भी आता है, वो सब क्या है? संवेग है। और ये संवेग आपके अधिगम को प्रभावित करता है। मैथ की क्लास का आना ही, और टीचर ने सिलेबस शुरू भी नहीं किया, टीचर क्लास में आया ही नहीं, आपके दिमाग करी यार मैथ पढ़ना हमको समझ में नहीं आता, वो आपका क्या है? संवेग है। और जब आप ऐसा सोच लेते हैं, सोच के देखिए कि हो सकता है टीचर आकर 2+2 पढ़ाना चाह रहा हो कि चलो आज 2+2 पढ़ेंगे, 4, चलो आज स्थानीय मान पढ़ेंगे, 2, 3, 5, 6, 7 का स्थानीय मान निकालो, अंकीय मान पता करो। तो हो सकता है ये भी पढ़ाना चाह रहा हो, लेकिन आपने जब पहले ही सोच लिया अरे यार मैथ का क्लास है, तो समझ लीजिए कुछ भी पढ़ा देगा आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपके संवेग आपको अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। वैसे देखिए कि संवेग सबसे अहम चीज है। बाकी जो चीजें हैं अधिगम को प्रभावित करने वाली, वो कोई दूसरी चीजें हो सकती है, आसपास की कोई दूसरी चीजें, कोई आपको बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया, आपकी आयु बढ़ती जा रही है, तो हो सकता है आपका रुचि ना हो, तो वो अलग चीजें हो सकती है। पर संवेग एक ऐसा चीज है जो आपके अंदर खुद होता है, वो आपकी सोच पे निर्भर करता है संवेग। जैसे आपने सोचा पता नहीं टीचर क्या पढ़ाएगा, बस वहीं से आपका संवेग गड़बड़ हुआ, आपको अधिगम वहां फिर होने वाला नहीं है, सीधे नींद लगेगी, चाहे 2+2 4 ही क्यों ना पढ़ाए। तो ये होता है कि संवेग को कंट्रोल करना सीखिए। संवेग ही वो चीज है जिसे आप यदि कंट्रोल में रख लिए, तब तो हर चीज का अधिगम हो जाएगा, सारी सफलता हाथ में है। क्योंकि यही वो चीज है जो आपके अंदर सारी बातों को, सारे प्रॉब्लम को उठाती है। तो संवेग को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी चीज होता है। तो सबसे पहली चीज अधिगम प्रभावित करने वाले कारक में कौन है? संवेग, वो भी किसके? आपके खुद के। और उसके बाद बहुत चीज हो सकते हैं, आयु हो सकता है आपका, बीमारी हो सकता है आपका, वंशानुक्रम भी हो सकता है। वंशानुक्रम जेनेटिकली बच्चे के अंदर कुछ ऐसी डीएनए में विकृति आई हो जिसकी वजह से मंदबुद्धि पैदा हो। आसपास का वातावरण हो सकता है जो अधिगम को प्रभावित करे। भाई चोर की बस्ती में बच्चा चोरी सीखेगा, और मान लीजिए एक चोर की बस्ती है, ये किसकी बस्ती है? चोर की। और इधर एक बस्ती है किसकी? बड़े समझदार सुशील लोगों की, सज्जन लोग की। क्या ले लिए? सज्जन। अब यहाँ जो बच्चा रहता होगा, चलिए बच्चा है, और यहाँ जो बच्चा रहता होगा, इसके लिए वातावरण ये है, इसके लिए वातावरण ये है। ये जब घर से बाहर निकलेगा यही सुनेगा, अरे फलाने गए थे चोरी करने, एक ही रात में 10 लाख मार के आए हैं, हीरो आदमी है, चोर हो तो उसके जैसा बड़ा कलाकार है। जब बच्चा उस वातावरण में उन चीजों को सुनता है तो उसे लगता है कि नहीं, इस काम को करेंगे तो हमारा सम्मान बढ़ेगा, लोग मानेंगे हमको, ये बहुत सही चीज है करने के लिए। तो सीखेगा क्या? चोरी। पर इस वातावरण में जब सज्जन लोग में बात होता है कि देखो तुमको 5 तक पढ़ा नहीं याद है, याद करो टेबल, टेबल से याद करोगे तो तुम फिर अच्छे बच्चे कहलाओगे, ऐसे करो तब अच्छे बच्चे कहलाओगे। तो वहां पे उसके लिए चोरी करना गलत हो जाती है। वो क्या सीखता है? अच्छी बातों को सीखता है। तो अधिगम को वातावरण भी प्रभावित करता है। तो आसपास का जो वातावरण भी अधिगम के ऊपर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। आसपास का वातावरण भी क्या करता है? अधिगम को प्रभावित करता है। तो आपका संवेग, आयु, बीमारी, वंशानुक्रम, वातावरण, वातावरण में आपका समाज आ सकता है, आपके आसपास का समाज आ सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं जो आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं। भाई जैसे मित्र की संगत होगी तो वैसा आपको समझ में आने वाला है, भाई जाहिर सी बात है। आपके मित्र भी आपको अधिगम प्रभावित कर सकते हैं, और आप भी अपने मित्र के अधिगम को प्रभावित कर रहे होंगे। जब कहते हैं शेयर करो तो शेयर नहीं करेंगे,
तो अकेले अपने सीखेंगे तो आप अपने मित्र को सिखाएंगे नहीं शेयर करके, तो जाहिर बात है उसका अधिगम क्या हो जाएगा आपकी वजह से प्रभावित। अब उस बेचारे के मित्र आप हैं और आप उसको शेयर किए नहीं, कहे तुम भी पढ़ा करो, तो उस क्या हुआ, अधिगम प्रभावित हो गया। आपके दिमाग में बैठा हो कि नहीं अकेले हम ही को तो पास होना है, सबसे ज्यादा लाएंगे, तब तो भौकाल बनेगा। सबसे गलत चीज है। स्वभाव का विनम्र होना बहुत जरूरी है। बोला जाता है अरे ज्ञान को अपने अंदर सृजित करना है, मतलब अपने अंदर ज्ञान को जन्म देना है, ज्ञान आपको सीखना है, ज्ञान को अपने अंदर ज्ञान मंडित करना है आत्मा को, तो उसके लिए विनम्र स्वभाव का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके दिमाग में ये अहंकार या ये सारी चीजें रहेंगी तो वो आपके ज्ञान को खत्म कर देती हैं। इससे ज्ञान के लिए सबसे पहली चीज हमने विनम्रता लाई है। चीजों को सही तरीके से करिए। फिर देखिए उस जब आप चीजों को सही, देखिए सीधी बात है, सोच के देखिए कि दो बच्चे हैं, एक जिसके अंदर अहंकार हो, बुराई हो, नकारात्मकता हो, एक जो चीजों को सही तरीके से करता है, उसका दिल जिसकी गवाही देता है उसी बात को करता है, जिसके लिए वो मना करता है उसको नहीं करता है, क्योंकि अंदर से महसूस हो जाता है कहाँ हम गलत कहाँ सही है। तो जब ये गलत चीजों करेगा ना तो उसका प्रभाव उसके आत्मविश्वास से पड़ता है, क्योंकि चूंकि वो गलत है, जब आप गलत होते हैं तो उसका प्रभाव आपके आत्मविश्वास पे पड़ेगा। और जब आपका उन चीजों का, नकारात्मक चीजों का प्रभाव आत्मविश्वास पड़ता है, क्योंकि देखिए जब आप नकारात्मक होंगे तो आपको गिल्टी फील होगा, जब गिल्टी फील होता है कहीं ना कहीं अंदर से तो उसका प्रभाव आपके आत्मविश्वास पड़ता है, और जैसे ही आत्मविश्वास गड़बड़ हुआ तो किसी भी चीज को करने में वो चीज मजा ही नहीं रहेगा, उस तरीके से आप कर ही नहीं पाएंगे कि आपको सफलता सही तरीके से मिल पाए। और जब आप सही होते हैं तो आपको गर्व महसूस होता है, जो कि आपके आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाता है। जब उसे मजबूत बनाता है तभी आप किसी चीज को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसलिए कोशिश किया करिए कि नकारात्मकता से दूर रहिए, हमेशा सही कार्यों को करने पे ध्यान दीजिए। पॉइंट वाली बात है। समझ में आया ना? तो देखिए समाज हो गए, मित्र हो गए, परिवार हो गए। अब भाई परिवार में माता पिता लड़े पड़े हैं, कोलाहल मचा पड़ा है, तो भाई क्या बच्चे का अधिगम होगा? यदि परिवार का माहौल जैसा होगा वैसा ही क्या होगा, अधिगम। तो इस तरीके से बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गया आपके साथ, दुर्घटना हो गया आपके साथ, तो सभी चीजें अधिगम को क्या करती, प्रभावित। बस एक चीज है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करती, लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करती। लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करती, इस बात को मैंने विकास और वृद्धि में भी कंपेयर किया था, और यहीं पे विकास और वृद्धि वाला भी लाइन लिख लीजिए कि लिंग विकास को प्रभावित करता है, लिंग विकास को प्रभावित करता है। लिंग की वजह से विकास प्रभावित होता है पर अधिगम प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ते हैं, बहुत बड़ी चीज है कि लिंग की वजह से अधिगम प्रभावित नहीं होता। ये आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, पर इसमें इस चीज को सही में मानना और एक किताबी रूप में मानने में बड़ा अंतर होता है। आज के समाज में देखते हैं, अब तो मान लीजिए कि परिचय थोड़ा बदल गया है, नहीं तो अभी भी देखेंगे मैक्सिमम केस में आपको देखने को मिलता है, यदि लड़की है बीए करवा दो, और बुरा होम साइंस से करवा दो, उसके बाद क्या ऑप्शन है, बीटीसी करवा दो। तो ये उनकी सोच क्यों डिपेंड की किसके ऊपर, लिंग के ऊपर, कि लड़की है तो मतलब बुद्धि नहीं है, बीए करवाओ, होम साइंस करवाओ, या जो भी बात मानते थे उसको वजह से बीटीसी करवा दो। लड़का है बीएससी करवाओ, एमएससी करवाओ, नहीं तो इसको सीधे इंजीनियरिंग डॉक्टरी की पढ़ाई करवा दो। लड़की है जिसको साइंस साइड जगह आर्ट साइड लेगी, अरे साइंस साइड में भी लेगी तो मैथ नहीं लेगी, क्या लेगी, बायो लेगी। और ये सबसे बड़ी चीज है आज से आप देखते हो, अभी भी आपको देखने को मिलेगा। और लड़की है तो साइंस साइड में जाएगी तो साइंस में क्या लेगी, मैथ नहीं लेगी, क्या लेगी, बायो लेगी। मतलब पहले से आप भर दिए हैं कि लड़कियां मैथ के लिए बनी ही नहीं है, और वही चीजें मानसिक रूप से उसे प्रभावित करती हैं। मतलब यदि कोई क्लास हो, अमूमन मैंने क्लास में देखा है कि लड़कियां जो बच्चियां पढ़ती रहती हैं तो एक चीज उनके अंदर पहले से एक चीज बैठी रहती है कि मतलब पीछे लड़का बैठा है तो पक्का गणित में पढ़ने में तेज होगा, बाकी विषय में फेल हो जाए। हम लड़कियां मतलब हम लोग को जन्म से अधिकार मिला कि हम लोग मैथ में क्या है, कमजोर हैं। ये सामाजिकता का असर है, और इसी बात को कहता मानने में और पढ़ने में बहुत अंतर है। लिंग से अधिगम प्रभावित नहीं था, मतलब मैथ विषय इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप लड़का हैं या लड़की हैं। जो पीछे आप सोचते हैं ना कि पीछे लड़का बैठा हुआ, आप सोचती हैं
कि पीछे लड़का बैठा मैथ में तेज होगा ना, तो विश्वास मानिए उसमें से आधे से ज्यादा फेल होते हैं, किसी लायक नहीं रहते हैं, उनसे ज्यादा आपको पता होता है। बस बात होती भरोसा करने की खुद के ऊपर। तो चाहे मैथ विषय लड़का भी सीख सकता है, लड़कियां भी सीख सकती है, चाहे डॉक्टरी हो चाहे इंजीनियरिंग पढ़ाई, वो लड़का भी पढ़ सकता है और लड़कियां पढ़ सकती है। इस पर लिंग प्रभावित नहीं करता है। कभी ऐसा नहीं है कि लड़कियों का दिमाग मैथ के लिए बना ही नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप पढ़ना किसे चाहते हैं। तो वही चीज है कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। दीदी बात समझ गया ना? तो कभी इस बात की, खासकर जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनसे मेरी ये बात रहेगी, दिमाग में इस बात को कभी मत रखिएगा कि मैथ में पीछे वाला लड़का इसलिए तेज होगा और आप लड़कियां हैं तो इससे कमजोर होंगी। मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट के लिए लड़का और लड़की डिपेंड नहीं कर रहा, डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरीके से लगे हैं, आपकी रुचि है या फिर नहीं है। तो समाज की जो बाकी रूढ़िवादिता है, या फिर जब जो आप पढ़ते हैं सीटेट वगैरह में जेंडर रूढ़िवादिता, तो इसको तोड़िए, इससे बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तो वही फिर अगले जनरेशन आप ट्रांसफर कर देंगे। आप भी होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो आप भी वही बात बोलेंगे, अरे लड़की है तो कहाँ मैथ पढ़ेगी, हम भी तो मैथ नहीं पढ़ पाए थे। अरे आप इसलिए नहीं पढ़ पाए थे कि आपको उसी समाज की रूढ़िवादिता में दबे पड़े थे। तो देखिए, कोई अधिकार देता नहीं, तोड़ के लेना पड़ता है। तो शुरुआत तेज करिए पहला अपने अधिकारों के लिए कि इस रूढ़िवादिता को तोड़िए और समझिए कि हम भी मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता, लिंग विकास को प्रभावित करता है। इस दोनों पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है? अब बाकी जितनी चीजें, वो सभी चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। भाषा हो सकता है अधिगम को प्रभावित कर देगी, हर चीज जो होती है अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। आपकी रुचि अधिगम को प्रभावित कर सकती है, इसमें लिखना हो, आपकी रुचि प्रभावित करती है, आपकी अभिवृत्ति प्रभावित करती है। अभिवृत्ति मतलब कि आपका खुद के प्रति क्या नजरिया है, सबसे बड़ी चीज। अभिवृत्ति मतलब होता है खुद के प्रति क्या नजरिया है, अभिवृत्ति मतलब खुद के प्रति आप क्या सोचते हैं। तो सबसे बड़ी चीज आपका नजरिया क्या है, खुद के प्रति दृष्टिकोण क्या है। जैसे मैंने अभी बोला बच्चों के बारे में कि लड़कियां हैं, तो उनका ये नजरिया है कि नहीं, हम लड़की हैं तो हमको मैथ नहीं आएगा, पीछे जो बैठा है भले से कितना गधा है उसको मैथ आता होगा। भैया आपको आता है ना, उसको नहीं हो आता, लेकिन बोलेगा नहीं आता, तभी कि नहीं आपको आता होगा, आप लड़के हैं। जाहिर बात है वो अभिवृत्ति नजरिए की बात है। और पीछे जो लड़का बैठा होगा उसको पता है कि यार हमको नहीं आता, हमसे ज्यादा तो अच्छा हुआ लगा ले रही। तो होती है अभिवृत्ति या नजरिए की बात कि आप खुद के प्रति क्या सोचते हैं, वो सबसे ज्यादा भी अधिगम को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो रुचि हो गया, अभिवृत्ति हो गई, मनोवृत्ति हो गई, जिज्ञासा हो गया, ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। बस एक चीज अधिगम को प्रभावित नहीं करती, वो क्या है, लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो उम्मीद है यहां तक समझ गए होंगे। अभी आपको अधिगम का स्थानांतरण पढ़ना है, अधिगम का पठार पढ़ना है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले अधिगम का पठार पढ़ा दूं, इसके बाद कल के टॉपिक में अधिगम का स्थानांतरण पढ़ा दूं, उसके बाद फिर अधिगम के जो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, सभी को लेकर आऊंगा एक लाइन से सारे को, कि एकदम एक क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। और सोचना मत कि पूछता है कि नहीं, सब पूछता है। क्या कर रहे हैं, लिख दें, शेयर करो, शेयर करके कुछ मदद कर ही दिया करो। कमेंट पे तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। हमको लगता है कुछ ही बच्चे हैं जो कि कमेंट करते हैं और सही मायने में कमेंट करते हैं। जैसे एक दिव्या वर्मा जी हैं, तो प्रैक्टिस सेट कब चलेगा, जाहिर बात है देख के अच्छा लगता है नहीं, है मांग है, मतलब उसकी जिज्ञासा है इस चीज़ों में। तो उनसे ये कहना चाहूँगा, देखिए अभी शुरुआत है ऑनलाइन का, डिजिटल बोर्ड का, अभी इस पर शुरू किए, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। 20-22 क्लासेस बन चुकी हैं, तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट नहीं लाया था, लेकिन हाँ 2-4 दिन बाद से आपको जो ऊपर क्लासेस पढ़ा रहा हूँ उनके प्रैक्टिस सेट दे दिया करूँगा करने के लिए। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का पूरा सेशन भी करवा दूंगा, कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है, कैसे करना है, किस तरीके से आप सही ऑप्शन को पर टारगेट कर पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को लेके आऊँगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिन के अंदर। तो शेयर करिए, शेयर पे तो मेरा भी अधिकार नहीं है, वो भी आप ही के अधिकार में है, कमेंट के साथ साथ। अब मेरे पास होता मोबाइल टिके पकड़ के हम शेयर कर देते हैं, शेयर करो नहीं मोबाइल फूटेगा फिर। तो शेयर करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। चीज़ों का आराम से पढ़िए, सही तरीके से अधिगम करिए, क्योंकि आप ही तो मास्टर बनने वाले हैं। जब आप नहीं सीख पाएंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, गुड लक, जय हिंद।